बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन बेहद शांत और सुंदर गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, पास में फैला जंगल और बीच में कच्ची सड़कों वाला ये गांव सादगी की मिसाल था। गांव छोटा था, मगर वहाँ रहने वाले लोग दिल के बड़े थे। वे काम में खुश रहना जानते थे और मेहनत को ही सबसे बड़ा धन मानते थे। इसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास ना जमीन थी, ना कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक साफ दिल और मेहनती हाथ जरूर थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और 2 छोटे बच्चे आदित्य और आरव थे। कविता घर संभालती थी और बच्चों को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश करती थी। हालांकि घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी घर में प्रेम और आपसी समझ बनी रहती थी। एक सुबह मोहन रोज की तरह कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। कविता बच्चों की किताबें संभालते हुए बोली, मोहन, आज स्कूल से फिर नोटिस आया है। बच्चों की फीस जमा नहीं हुई तो नाम काटने की बात कर रहे हैं। मोहन का दिल भारी हो गया। उसने बच्चों की ओर देखा। दोनों मासूम आंखों से पिता की तरफ देख रहे थे। चिंता मत करो कविता, आज सेठ जी से बात करूंगा। मेहनत की है, शायद इस बार पूरी पगार मिल जाए। ये कहकर वो घर से निकल पड़ा, लेकिन मन में चिंता का बोझ साफ झलक रहा था। मोहन गांव के अमीर व्यापारी सेठ भवानी लाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर उसका दिल उतना ही कड़ा और लालची था। वह मेहनत कश मजदूरों को कम पैसे देना और बहाने बनाकर पगार रोक लेना अपनी आदत बना चुका था। काम के दौरान जंगल में बाकी लकड़हारे आपस में बातें कर रहे थे। कालू निराश होकर बोला, भाइयों, सेठ आज भी कोई न कोई बहाना बना देगा। महीनों से यही चल रहा है। दूसरा लकड़हारा बोला, हम जान लगाकर मेहनत करते हैं, लेकिन पूरा हक कभी नहीं मिलता। मोहन सब सुन रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। शाम को सब मजदूर सेठ के घर पर पहुंचे। मोहन ने हिम्मत करके कहा, सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी पगार दे दीजिए, घरों में हालत खराब है। सेठ भवानी लाल ने कुर्सी पर बैठे बैठे रूखे स्वर में कहा, अभी पैसे नहीं है, जब माल बिकेगा तब दूंगा। चाहो तो इंतजार करो। मजबूरी में सब मजदूर खाली हाथ घर लौट आए। 2 दिन बाद जब पगार मिली तो वो भी अधूरी थी। मोहन ने गिनती करके कहा, सेठ जी, पूरे 3,000 रुपए बनने थे, आपने बस 2,000 रुपए दिए। सेठ ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, इतने ही मिलेंगे, लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मोहन ने कुछ नहीं कहा। अपमान का घूंट पीकर वो पैसे लेकर घर लौट गया। रात को मेहनत करके जब मोहन घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कविता उत्सुकता से पूछती है, आज सेठ जी ने कितने पैसे दिए? मोहन जवाब देता है, आज 3,000 रुपए में से मुझे 2,000 रुपए मिले हैं बस। कविता चिंतित होकर कहती है, लेकिन इनमें से 1,000 रुपए बच्चों की फीस के लिए देने होंगे। स्कूल से बार बार संदेश आ रहा है। मोहन चुपचाप पैसे निकालकर उसके हाथ में रख देता है। फीस भरने के बाद उनके पास 1,000 रुपए ही बचते हैं। पत्नी हिसाब लगाते हुए कहती है, अब इन 1,000 रुपयों से ही घर का सारा खर्च चलाना होगा। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। वो बच्चों के सोए हुए चेहरे देखता रहा और सोचता रहा, क्या मेरी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? क्या मेहनत करने वाला हमेशा मजदूर ही रहेगा? उसी रात उसने एक मजबूत फैसला कर लिया, खुद का काम शुरू करने का। अगले दिन वो सेठ के यहाँ नहीं गया। उसने तय किया कि अब वो किसी बेईमान इंसान पर निर्भर नहीं रहेगा। मोहन ने जंगल और आसपास के इलाकों में खुद लकड़ी इकट्ठा करने का काम शुरू किया। वो केवल सूखी और गिरी हुई लकड़ियां काटता था, ताकि जंगल को कोई नुकसान ना पहुंचे। कुछ लोग मोहन का मजाक उड़ा रहे थे। इससे क्या कमाएगा? अकेला आदमी क्या कर लेगा? शुरू का जोश है, सब ठंडा हो जाएगा। लोगों की बातों ने मोहन को नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे भरोसा था अपने कर्म पर। शाम का समय,
जंगल से लौटता हुआ मोहन, शुरुआत में आमदनी बहुत कम थी। कई बार मोहन को खाली हाथ ही लौटना पड़ा, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। कविता ने भी उसका पूरा साथ दिया। कविता बोली, कम सही, लेकिन मेहनत और सच्चाई से कमाया हुआ होगा। ईमानदारी की जीत होगी। धीरे धीरे गांव वालों को मोहन की आदत पसंद आने लगी। वो सही दाम पर अच्छी लकड़ी देता और कभी धोखा नहीं करता। कुछ महीनों में उसका काम चल पड़ा। बच्चों की स्कूल फीस समय पर जमा होने लगी और घर में थोड़ी खुशहाली लौट आई। एक दिन वही लकड़हारे जो पहले सेठ के यहाँ काम करते थे, मोहन के पास आए। कालू बोला, मोहन, सेठ हमें लूट रहा है, क्या हम तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं? मोहन ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर, लेकिन एक शर्त है, हम सब ईमानदारी से काम करेंगे और किसी का हक नहीं मारेंगे। सबने एक साथ हामी भर दी। सफलता और सम्मान, अब सब मिलकर काम करने लगे। कोई लालच नहीं, कोई धोखा नहीं। थोड़े ही समय में उनका छोटा सा काम एक मजबूत व्यापार बन गया। आसपास के गांवों से भी लोग लकड़ी लेने आने लगे। गांव में अब मोहन को इज्जत से देखा जाने लगा। मोहन से सब खुश थे और अब मोहन के हालात भी ठीक हो चले थे। कविता खुश होकर बोली, अजी देखो, मैंने ये गरम कपड़े लिए हैं, अच्छे हैं ना? इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। इसे पहनकर मैं आराम से काम कर लेती हूँ। मुझे खुशी है कि आज हमारे हालात ठीक हो गए, वरना तो कपड़े तो दूर की बात, मैं तुम्हें और बच्चों को एक समय का खाना भी नहीं दे पाता था। मुश्किल समय बीत गया, अब इसके बारे में सोचकर क्यों उदास होना। अब ऊपर वाले ने हमारे हालात ठीक कर दिए हैं। हमें गरीबों की भी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एक दिन कालू, आज ये गोदाम लकड़ियों से भरा है। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ काम करो। हम दोनों मिलकर व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। अभी मोहन और कालू आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश होने लगती है। अरे ये क्या बारिश! कालू, चलो घर चले, इससे पहले कि बारिश की भयानक ठंड हम पर हावी हो जाए। चलो जल्दी चलते हैं। धीरे धीरे करके ठंड और भी बढ़ जाती है। ये ठंड तो जानलेवा लगती है। मैंने अपनी नानी से सुना था कि एक जमाने पहले ऐसी ठंड पड़ी थी जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये ठंड भी मुझे वैसी ही ठंड लग रही है। ऊपर वाला हम सब की रक्षा करे। उधर सेठ भवानीलाल का यहाँ अब कोई काम करने को तैयार नहीं था। भवानीलाल मोहन के काम से ईर्ष्या होने लगी। इधर गांव में सब ठंड बढ़ने को लेकर बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ भवानीलाल चुपके से मोहन के गोदाम में लकड़ियों में दवाई डाल देता है। अब देखता हूँ तेरी लकड़ियां कौन लेता है। आया था बड़ा मुझसे मुकाबले में खड़े होने। अगले दिन, अरे मोहन, मुझे थोड़ी ज्यादा लकड़ियां देना। ज्यादा लकड़ियां ज्यादा दिन चलेंगी। ठंड में बार बार बाहर नहीं निकला जाता है। हाँ काका, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी आपको लकड़ियां देता हूँ। सब रोज की तरह दीपक से लकड़ियां खरीदते हैं। एक दिन बाद, हे मोहन, तूने कैसी लकड़ियां दे दी थी? सब में दवाई लगी थी। जलाने से पहले ही सारी लकड़ियां भूसा बन गई। अब सभी दीपक के पास एक ही शिकायत लेकर आते हैं। क्या? मैंने तो हमेशा सबको अच्छी लकड़ियां दी थी, दवाई कहाँ से लगी? मुझे पता नहीं। तभी मुखिया वहां आता है और सबको भड़काने का काम करता है। इस मोहन के मन में अब लालच आ गया है, इसलिए इसने ज्यादा मुनाफा कमाने की सोची और तुम सबको खराब लकड़ियां बेची। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये इल्जाम है मुझ पर। दीपक की बात कोई नहीं सुनता और सब वहां से चले जाते हैं। तूने मेरा धंधा चापट कराया था ना, आज देख मैंने तेरा धंधा कैसे चापट करा दिया। आगे से कभी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत ना करना, वरना इससे भी बुरा हाल कर दूंगा तेरा, समझा तू? अच्छा, तो ये सब तुमने किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर भवानीलाल अपने घर चला जाता है। अगले दिन से लोग मोहन से लकड़ियां लेना बंद कर देते हैं। ए मोहन, ये सब क्या हो रहा है?
लोग हमसे लकड़ियां क्यों नहीं ले रहे हैं? भवानी लाल ये सब कैसे कर सकता है? उसने लोगों के मन में हमारे खिलाफ जहर घोल दिया है। अब हम क्या करेंगे? मोहन बोलता है, हम सबको मिलकर उसकी सच्चाई सामने लानी होगी, तभी लोगों को सच्चाई का पता चलेगा। क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा की तरह। मुझे बहुत ठंड लग रहा है माँ। मेरे हाथ पैर ठंड से जमे जा रहे हैं। कुछ करो माँ। हाँ रुक, मैं अभी आग जला देती हूँ, फिर तुझे ठंड कम लगेगी। अरे ये लकड़ी क्यों नहीं जल रही है? अजी सुनो, देखो ये लकड़ी तो जल ही नहीं रही है। रोहित को बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो। रुको रुको, मैं देखता हूँ। ये लकड़ियां तो एकदम भीगी हुई हैं, इसलिए नहीं जल रही हैं। मैंने ही लकड़ियां भिगा कर दी थी ताकि तराजू में लकड़ियां थोड़ी भारी लगे। अब देखते ही देखते रोहित का शरीर ठंड से नीला पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं रोहित, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता मेरा बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझे मेरे किए की सजा मिलेगी। अगर आज मैंने लालच में ये लकड़ियां ना भगाई होती तो आज तू ठंड से नहीं मरता बेटा। मैं ना एक अच्छा इंसान हूं, ना एक अच्छा पिता। मैंने अपना बेटा को खो दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम ठीक कह रही हो। शायद मैं खुद को कभी माफ ना कर सकूं। आज मैंने अपने किए की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मोहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी लकड़ियां भी मैंने ही खराब की थी ताकि लोग तुम्हें छोड़कर मेरे पास आए। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो। सेठ जी, मुझे रोहित के मरने का दुख है। काश एक बार आपने मुझसे कहा होता तो मैं लकड़ियां जरूर देता, जिससे रोहित की जान तो बच जाती। हम आपका दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं इस ठंड में अब कोई नहीं मरेगा। आज से गांव के पंचायत पर लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जलाया जाएगा, जिससे ठंड से राहत मिलेगी और लोग मरने से बचेंगे। मैंने तुम्हारे जैसे नेकबल इंसान के साथ कितना बुरा किया। तुम्हारी अच्छाई देखकर आज मुझे ये एहसास हुआ कि लालच और बुराई में अपना ही नुकसान होता है। इसीलिए लालच और बुराई को छोड़ देना चाहिए। मोहन और कालू की योजना से बढ़कर ऊपर वाले की योजना थी, जिसने भवानी लाल को उनकी गलती का एहसास दिलाया। अब मोहन की लकड़ियां फिर से बिकने लगी थी। मोहन ने साबित कर दिया था कि सच्चाई, मेहनत और नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही कार्टून्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।